जय हिंद साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं अभिनंदन है। आइए आज हम फिर से जनरल साइंस की श्रृंखला में आगे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना कि नाक से सांस लेना क्यों बेहतर है। क्योंकि नाक से सांस लेना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि नाक में एक बोन हड्डी पाई जाती है जो बाहर के टेम्परेचर और हमारे अंदर वातावरण, हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है उसको एडजस्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और इससे क्या होता है, नाक से सांस लेने से बेहतर इसलिए होगा क्योंकि ये तापमान का नियमन करता है एवं वायु का क्षरण करता है। इससे हमारे नाक में जो बाल वगैरह पाए जाते हैं उससे क्या होता है, वायु छन के हमारे अंदर जाती है। और हमने जाना कि अगर फोर्सफुली बलपूर्वक हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है छींकना। और अगर सुबह के समय जैसे या अथवा दोपहर के समय हम सो के उठते हैं तो क्या होता है, उबासी आना या बलपूर्वक सांस हम अंदर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है योनिंग। जैसे सुबह के समय बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड में होती है तो उस समय क्या होता है, बॉडी रेस्टिंग मोड में होने की वजह से ऑक्सीजन उतनी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम जागते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तब ब्रेन मसल्स, माउथ के मसल्स को मैसेज देता है कि अब माउथ को बड़ा किया जाए और भारी मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर लिया जाए। तब हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे जो बॉडी है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके हम एक्टिव पोजीशन में आ जाते हैं, ज्यादा तेज वर्क करने लगते हैं। तो आइए आज हम जान लेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन रोल निभाता है, कौन कौन मदद करता है। तो आइए देखते हैं, यहां पर फिगर बना हुआ है पहले से क्योंकि समय कम लगे बनाने में। हम देखेंगे कि यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है ये हमारे लंग्स हैं, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स। लेफ्ट इसलिए क्योंकि जब हम अगर पोजीशन पे खड़े हैं तो आपको ये राइट नजर आ रहा है तो राइट लंग्स हो जाएगा, और ये लेफ्ट तो लेफ्ट, तो इधर लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स। ऊपर से देखते हैं तो यहां पर ये स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है इसे कहा जाएगा एडम एप्पल। ये हमारा है एडम एप्पल। और ये पूरा सर्कल, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा लेरिंग्स, जिसको साउंड बॉक्स कहा जाता है। आवाज के लिए जो जिम्मेदार होता है वो लेरिंग्स जिम्मेदार होता है। हम लोग जो बोलते हैं, हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेरिंग्स। लेकिन हमारे शब्दों के लिए, जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, तो शब्दों के लिए कौन जिम्मेदार होता है, शब्दों के लिए जिम्मेदार होती है टंग, जुबान। अगर किसी व्यक्ति का लेरिंग्स खराब हो जाए तो उसकी आवाज नहीं निकलेगी, आवाज ही नहीं आएगा। अगर जुबान खराब है तो आवाज तो आएगी। जैसे गोलमाल पिक्चर में, मूवी में, उसकी जुबान खराब में दिक्कत है लेकिन उसके लेरिंग्स सही है क्योंकि वहां से उसकी आवाज आती है। देखते हैं जो एक तो बोलता रहता है लेकिन आवाज समझ में नहीं आती, तो वहां पर उसके लेरिंग्स सही है लेकिन आवाज जुबान की वजह से नहीं आ पा रही। तो ये ध्यान रखेंगे, ये लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या होता है, ये साउंड बॉक्स होता है जो आवाज के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को एडम्स एप्पल्स कहा जाता है। यहां पे हम देखेंगे तो ये कई तरीके के, जैसे कि ये लाइंस दिख रही हैं तो आपको हड्डी नजर आएंगी इस तरीके से। तो यहां से, और एक इस पोजीशन को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ट्रिकिया। ये क्या है, ये ट्रिकिया। एडम्स एप्पल की वजह से अगर बात की जाए तो पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा आवाज मोटी होती है। जब 14-15 वर्ष की आयु आने पर सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं ह्यूमंस में,
तो पुरुषों की आवाज क्या होती है, मोटी होने लगती, लेकिन महिलाओं में ये एडम एप्पल्स नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उनकी आवाज बचपन से लेकर के उम्र के हर पड़ाव तक लगभग वैसे ही रहती है। बच्चों में भी ये शुरुआती दौर में नहीं पाया जाता है, और जब पुरुषों की बात की जाए तो 14 से 15 वर्ष की अवस्था में आने पर जब सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, तब वहां पर ये डेवलप होता है, आवाज चेंज होने लगती है हमारी। तो और यहां पर देखेंगे कि ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स में कई ब्रांचेस हैं, और इन ब्रांचेस की भी कई टाइप्स की ब्रांचेस हैं। लास्ट में हमको देखने को मिलता है, ये यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसको कहा जाता है एयर सैक या एल्वियोलाई। यहां इसके नीचे पाया जाता है डायफ्राम, और यहीं पर होती है ब्लड वेसल्स। जो डायफ्राम है, इसी डायफ्राम को कभी कभी होता यह है कि हमें छींक आती है तो डायफ्राम की वजह, क्योंकि हमारे नाक में कोई बड़ा डस्ट पार्टिकल अगर चला जाता है तो ब्रेन को मैसेज पहुंचता है कि कोई बड़ा डस्ट पार्टिकल, धूल कण या सफाई के समय ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अचानक से जो छींक आती है वो डायफ्राम फोर्सफुली उसको खींचता है और छोड़ देता है, तब हम प्रेशर के थ्रू हवा बाहर निकालते हैं, तब हमें छींक आती है। तो हम देखेंगे इसमें कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, जो हमारा ऑक्सीजन यहां से आता है, हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो यहां एल्वियोलाई या एयर सैक के थ्रू ब्लड में पहुंचता है, और ब्लड से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो कैसे मदद करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, कौन कौन मदद करता है, और जब ऑक्सीजन का हमारा यूज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो उसको यहां तक लंग्स तक लाने के लिए फिर कौन मदद करता है। जो ये लंग्स बने होते हैं, इसमें जो एल्वियोलाई की बात की जाए तो ये लगभग 1 करोड़ के आसपास होती है, और 2 लंग्स में लगभग 2 करोड़ के आसपास एल्वियोलाई की संरचनाएं होती हैं। ये इसी से हमारे लंग्स बने होते हैं। तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में कौन मदद करता है, तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। इसको चाहे तो नोट की भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। लिखना चाहे तो इसमें लिख भी सकते हैं कि आवाज के लिए जिम्मेदार कौन होता है, साउंड बॉक्स, तथा जुबान के लिए जिम्मेदार कौन होता है, सॉरी आवाज शब्दों के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो वो जुबान होती है। कभी कभी कैंडिडेट अगर तुतलाता है तो तुतलाने के कारण ये होता है कि उसकी जुबान या तो छोटी या बड़ी है, पीछे से जुड़ी हुई, या तो इस कारण वो तुतलाता भी है। तो आइए हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है और किस तरीके से होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो कौन है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन 98% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। 98% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। देखते हैं हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो हमारी लंग्स में आएगा, हमने जो बनाया था लंग्स इस तरीके से, यहां देखते हैं, तो जो डायफ्राम वगैरह होगा, यहाँ एल्वियोलाई जो थी हमारी इस तरीके से, तो जो हम सांस बाहर से लेते हैं वो सांस क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई के थ्रू हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल्स होती है, यहां पर हमारे ब्लड में डाल दिया जाएगा, हमारे ब्लड में डाल दिया जाएगा। और वो ब्लड में जब डाला जाएगा, तो जैसे हम लिख रहे हैं यहां पर, तो हमारी उंगलियों को एनर्जी की जरूरत है, बोल रहे हैं माउथ को, उंगलियों एनर्जी की जरूरत है, वर्क कर रहे हैं ब्रेन को, सोचने की जरूरत है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कौन लाएगा, कैसे लाता है, तो हीमोग्लोबिन एक बस मान लिया जाए कि ये क्या है, एक बस है।
लंग्स के पास जाएगा, वहां तक इसको बिठाएगा, ऑक्सीजन को, और उस ऑक्सीजन को लेकर जहां तक जिस जिस ऑर्गन को जरूरत होगी वहां तक ले जाएगा और छोड़ देगा। छोड़ने के बाद वहां पर उसका यूज कर लेंगे, वो किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को या उससे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर हैं उनको बिठाएगा और वापस फिर ला करके यहां क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू लंग्स में भेज देगा और हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज कर देते हैं। तो जो ये अगर बात की जाए तो ये क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बनेगा, तब ये बनेगा हीमो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बन जाएगा, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ लेगा, जोड़ेगा ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए, तो वो क्या बना लेगा, तब वो बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणु ले जा सकता है, तो एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेके जा सकता है। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेके जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणुओं को लेके जा सकता है, तो हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेके जा सकता है। यह भी ध्यान रखें, क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ शहरों में, अगर दिल्ली जैसे शहरों में या कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में है और अगर वो हमारी बॉडी में जाता है तो क्या इफेक्ट होगा, ये देखते हैं। इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए, बाई चांस किसी प्रदूषित शहर में अगर हम जाते हैं और वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर वायुमंडल में पाई जाती है और ऑक्सीजन के रूप में हम उसको अपने शरीर में ले लेते हैं, तब क्या होगा ऐसे सिचुएशन में। तो जो हीमोग्लोबिन है, सीओ कार्बो मोनोऑक्साइड, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो ये क्या करेगा, ये अगर हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन का अणु किसी काम का नहीं रहेगा दोबारा, क्योंकि इसका ऐसा संबंध होता है कि ये जिस हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है वो परमानेंटली उसके साथ चिपक जाता है। तो अगर कोई हीमोग्लोबिन, कोई कैंडिडेट है, ऑक्सीजन जाने वाली बस में कुछ अराजक तत्व के टाइप के कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उसमें बैठे हुए हैं, ना तो किसी को उतरने दे रहे हैं ना किसी को बैठने दे रहे हैं और परमानेंट उसी में बैठे हैं, तब तो वो बस बेकार ही हो जाएगी। क्योंकि जो बस ऑक्सीजन को ले जाती थी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती थी, वो क्या हुआ, अब उसमें कौन बैठ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ गया तो ना तो उतर रहा है ना किसी को बैठने दे रहा है, तब तो वो बस बेकार हो गई। मतलब वो हीमोग्लोबिन का हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। ये जो हीमोग्लोबिन है क्या, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। तो जब अगर यदि ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने के बाद कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। क्या बना लेगा, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और इसके बनने के बाद
ये हीमोग्लोबिन कोई काम का नहीं रहेगा। प्रदूषित शहर में जाने पर हमें उल्टी का आना, थकान महसूस होना, ऐसी समस्याएं लगने लगती हैं। रीजंस क्या होता है रिजल्ट इसमें, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे थे उसमें कुछ हीमोग्लोबिन क्या हो गए, उस पर किसने कब्जा कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड उनके साथ जुड़ गया, उसको वेस्टेज कर दिया। अब वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते ना वो, क्योंकि वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला हुआ है वो उस हीमोग्लोबिन को बेकार कर देगा, कोई मतलब का नहीं रहा। इसलिए वहां पर हमें उतनी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है जितनी जनरली हो रही थी एक सामान्य स्तर पर। तब क्या प्रॉब्लम होती है, तब हमें उल्टी का आना, थकान लगना, कमजोरी महसूस होना, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती है। तो हमने जाना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है हीमोग्लोबिन। अगर हमारी बॉडी में हमारी उंगलियों को ऑक्सीजन चाहिए तो वहां से लंग्स से हमारे वो कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा हीमोग्लोबिन। और यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको लेके भी जाएगा वो कौन, हीमोग्लोबिन, और लंग्स के थ्रू बाहर रिलीज कर देगा।